So, hello everyone. My name is Deprosit Karmakar and I'm from AIMS Bhopal. I'm currently studying in second year MBBS. I'm actually from West Bengal and I gave NEET in 2021. My all India rank was 613, and after that I chose this college. So, about AIMS Bhopal, I'll say that it's a good college. Like the focus on academics is really good. The research curriculum is really good. They keep developing so many sessions and seminars. They keep arranging seminars for us. So that part is really good. And apart from that, the extracurricular activities are also good. Like there are so many events like Retina and Prava in our college, other than these two, all other events also keeps on happening. So it's a kind of a bustling campus. मोटिवेशन की बात करें तो जब मैं टेंथ में था तो एट दैट टाइम बायोलॉजी में थोड़ा बहुत मतलब मेरे मार्क्स सही आ रहे थे एंड आई वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन दैट टू। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो जेई या फिर नीट। तो मैंने सोचा कि नीट ही ट्राई कर लेते हैं, एंड बीइंग अ डॉक्टर इट्स आल्सो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। सो तब मैंने मुझे कोटा के बारे में पता चला। फिर मैं उधर से कोटा गया था। उधर मैंने 3 साल प्रिपरेशन करी, 1 साल मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा था। तो फिर मेरी सिलेक्शन। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियसली करा ही था, प्लस उसके साथ में टीचर्स के भी बहुत बड़े रोल थे। जैसे कि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। तो तो उधर टीचर्स थे। तो जब भी कोई डाउट्स आते थे या फिर कोई भी क्वेश्चन होते थे तो मैं टीचर से उनको क्लियर कर लेता था। एंड उन नोट्स भी रहते थे तो नोट्स में फॉलो करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी इज द मेन बुक, तो एनसीईआरटी तो फॉलो करता ही था। और रोज थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से हो जाता था। इनिशियल डेज में जैसे कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा मतलब वो दिक्कत होती है कि वेक्टर्स और बेसिक मैथ्स एकदम से आ जाते हैं। और क्लास टेंथ से बिल्कुल अलग हो जाता है फिजिक्स। मेन पार्ट तो फिजिक्स का है, क्योंकि केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा सा समझ में आ जाता है, बायो तो समझ में आ ही जाता है। तो फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम यही होता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस टाइम के साथ साथ ये सही हो जाता है कि इनिशियली नोट्स तो जैसे टीचर्स बोलते थे मैंने वैसे ही बनाए थे, वैसे मैंने फॉलो करा था। फिर एनसीईआरटी रेगुलरली पढ़ता ही था। तो उससे धीरे धीरे आइडिया डेवलप होने लगी कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में मुझे फिर पता लग गया कि किस अप्रोच से जाना है। तो ये टाइम के साथ साथ क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी पीसीबी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है बायोलॉजी, क्योंकि उनमें 180, अभी तो 200 क्वेश्चन आ रहे, तो आउट ऑफ 200 क्वेश्चन चांस है कि ऑलमोस्ट 190 to 195 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आएंगे। एग्जैक्ट उनके टेक्स्ट कॉपी होते हैं। तो आपको मतलब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा है। एंड और ये भी है कि मतलब पूरी एनसीईआरटी से रट नहीं सकते, तो कुछ कुछ जगह पे रेफरेंस की जरूरत होती है। जैसे कि इकोलॉजी चैप्टर में थोड़ा बहुत बाहर के रेफरेंस जरूरत होते हैं। फिर प्लांट फिजियो में भी थोड़ा बहुत बाहर के रेफरेंस जरूरी होते हैं। लेकिन ये बस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए है। अगर हम एंड तक देखें तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी में बोलूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके टेबल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए अप्रोच में तो बोलूंगा कि इसको थोड़ा स्लोली अप्रोच करे तो सही है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चले तो सही है। जनरली फॉर्मूला रटने लग जाते हैं लोग। फॉर्मूला मेमोराइज करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला फिजिक्स में। फिजिक्स में मेन है कि फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इनिशियली जैसे मतलब कोई कोई आपने क्लास ज्वाइन कर रखी है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी होते हैं, तो कहीं से भी स्टडी कर रहे हो तो मेन आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। फॉर्मूला रटने की जगह फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे हो रहा है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एक बार चीजें समझ में आ जाती है फिर वो रटने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
तो और फिजिक्स के लिए बुक तो मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी को एक मतलब पहले से चैप्टर में मत पढ़ना, पहले कोई कहीं से भी कोई भी सोर्स आप यूज कर रहे हो उसके नोट्स बनाओ, उस नोट को फॉलो करो, फिर एक बार चैप्टर हो जाए आपका, फिर उसके बाद उस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ो, तो ऐसे और ज्यादा क्लियर होती है। केमिस्ट्री में देखे तो तीन पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों में अप्रोच थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच काइंड ऑफ फिजिक्स फिजिक्स की तरह होता है कि आपको मतलब बुक्स कोई भी फॉलो करो उतना मैटर नहीं करता, मेन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज मैटर करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बोथ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी दोनों में इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए अगर बुक्स देखें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो है ही जो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, तो उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर आपको थोड़े हाई लेवल बुक जाने हैं तो नरेंद्र अवस्थी करके एक बुक आती है, तो वो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे तो उसके लिए प्रॉपर एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू मी कि लाइन टू लाइन उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम बायोलॉजी के एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इनऑर्गेनिक बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना ज्यादा मैटर करेगा, और इसमें बाकी बाहर के बुक्स सॉल्व करने की मेरे हिसाब से उतनी जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में अप्रोच बोले तो बुक्स में तो मेन बुक एनसीईआरटी होती है, और इसके अलावा रेफरेंस के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक बुक नहीं होंगे कि कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल मिल रहा है तो उसको उसमें से आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं बायो को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उससे मतलब पूरा बायो कर नहीं सकते। तो एनसीआर कोई भी चैप्टर हम कर रहे हैं तो पहले उसकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट को एक बार रीड करना है, फिर उसमें कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल आजकल ऑनलाइन में भी मिल जाता है बहुत कुछ, तो उससे देख लेना है कि उस चीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार उधर से पढ़ने के बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर आ जाती है, तो फिर से एनसीईआरटी को रीड करना है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो एनसीईआरटी के पास में लिख के रखना है। और ऐसे फिर बहुत बार रिवीजन करते करते फिर बायो धीरे धीरे सही हो जाती है। और बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी मतलब कोई भी ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, तो वो इनफ होते हैं। ज्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस को उतनी जरूरत होती भी नहीं है बायो में। ट्वेल्थ में इलेवेंथ के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए पहले तो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो। ट्वेल्थ का जो टॉपिक करेंटली चल रहा है क्लास में उस पे ज्यादा फोकस करो। वो क्योंकि उस पे अभी बेस बन रहा है, क्योंकि इलेवेंथ में ऑलरेडी बेस बन चुका है, तो उसको रिवाइज करना ही बाकी है। तो ट्वेल्थ के टॉपिक को डेली पढ़ना है, डेली उस पे फोकस करना है। और साथ में वीकेंड्स में जैसे सैटरडे और संडे को टाइम मिलता है कि संडे छुट्टियां छुट्टियां होती है, तो उनमें इलेवेंथ से कोई भी टॉपिक, मेनली फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के टॉपिक्स ही मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि बायो एंड एंड में कवर हो जाता है बहुत हद तक। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक संडेज को हम लेके फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स कनेक्टेड भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मैग्नेटिज्म के साथ मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो उन उन सब चीजों के साथ साथ मैकेनिक्स में जैसे एसएचएम वेव्स, इन सब चीजों का बहुत कनेक्शन है, तो उन चैप्टर्स को भी थोड़ा बहुत हम फॉर्मूला उनके रिवाइज कर सकते हैं। और इलेवेंथ के शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए ट्वेल्थ में, इलेवेंथ के टॉपिक्स के। बोर्ड के एग्जाम के लिए तो मेरा मानना है कि नीट के लिए जितना प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनफ, मोर देन इनफ होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, और इससे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। और अगर टाइम मैनेजमेंट बोले तो हर एक सब्जेक्ट में मैं बोलूंगा फिजिक्स को इनिशियली ज्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे कि कोई अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और नेक्स्ट ईयर उसका नीट है, तो अभी फिजिक्स को फिलहाल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम, बाकी टाइम हाफ एंड हाफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में ये डिवाइड करे तो सही होगा। और एंड तक आते आते फिर फिजिक्स एक बार हो जाता है ना, तो फिजिक्स एंड में बहुत कम टाइम लेता है। तो उस टाइम पे हम जो चीजों में जिनमें ज्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, उनको बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं।
रिलैक्स के लिए मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं था, लेकिन ओवरऑल देखे तो मेरी सुबह क्लासेस रहती थी 6 to 12। फिर मैं घर आके एक बार थोड़ा फ्रेश होके नहा लेता था, फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। और मैं एक स्ट्रेच में ऑलमोस्ट 2 बजे से लेके 4 to 5 PM तक ऐसे पढ़ लेता था। कभी कभी वो टाइम थोड़ा 1-2 घंटा आगे भी हो जाता था। तो उसके बाद इतना पढ़ने के बाद फिर मैं मेरे को थोड़ी जब जब एग्जॉशन आने लगती तो फिर मैं रेस्ट ले लेता था कि शाम के 8 बजे से लेके डिनर तक, या फिर कभी कभी डिनर के बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन कभी कभी नहीं भी पढ़ता था। तो इस टाइम पे मैं बस ये ऐसे ही कोई भी यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी वेब सीरीज या फिर एनिमे देखता था। तो नंबर्स कम आने पे डिमोटिवेशन होता है, लेकिन उस मतलब इसको थोड़ा लॉजिकली अप्रोच करना चाहिए कि नंबर कम किस लिए आए, उस रीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस रीजन को ढूंढना चाहिए। क्योंकि नंबर कम आने के पीछे कोई कोई ना कोई रीजन होगा कि पढ़ने पढ़ने का अप्रोच हो सकता है गलत हो, या फिर मैंने नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मेरी प्रिपरेशन सही ना रही हो। अगर प्रिपरेशन सही ना रही है, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए, तो ऐसा है कि नेक्स्ट एग्जाम में वो एफर्ट्स में लगाऊंगा, तो ऐसा थोड़ा अपने आप से बोल के थोड़ा मोटिवेशन आता है। और अगर मैंने अगर पढ़ा है लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मैंने गलती कहाँ पे करी है, मेरे अप्रोच में कहाँ गलती हुई है, वो ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिमोटिवेट ना होके मैं बोलूंगा कि थोड़ा लॉजिकली सोचे तो इस चीज से बाहर आ सकते हैं, और चीजों को रैशनली देख सकते हैं। क्योंकि मार्क्स मतलब जो पार्ट टेस्ट होते हैं उनमें मार्क्स मेनली मैटर नहीं करते, उनमें मैटर यही करता है कि आप अप्रोच सही ले रहे हो या नहीं, ये आपको पता लग जाए बस। सही टाइम तो मेरे हिसाब से 10th के बाद स्टार्ट करें तो एनफ टाइम होता है, 2 साल मोर देन एनफ होते हैं नीट क्लियर करने के लिए। लास्ट के मंथ्स में इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब तक जो जो भी चीजें मैंने पढ़े, जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं, उन सबको एक जगह पे लाओ, उन सबको एक तरफ से फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करो। इनिशियली जैसे कि लास्ट में अगर 3 मंथ बचे हैं, तो उन तीनों मंथ को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि इनिशियल 2 मंथ्स में मैं फुल सिलेबस को 2 बार फिर से करना चाहता हूँ, और लास्ट मंथ में जितनी बार हो सके उतनी बार मैं सिलेबस को फिर से कवर करूँ। और इस टाइम के लिए कोई भी नई रिसोर्सेज पे जाना सही नहीं होगा। जैसे कि जो भी रिसोर्सेज मैंने फॉलो करे हैं पूरे साल भर, उन्हीं को बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट की बात देखें तो लास्ट में मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव डेज में एक एक टेस्ट अगर दे तो एनफ है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि दिन में 2-3 टेस्ट के लिए टेस्ट देते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपर्स भी देते हैं, तो वो उनका तरीका है। मेरे हिसाब से वो ज्यादा मेरे लिए ज्यादा एग्जॉस्टिंग रहता था कि दिन में 2 टेस्ट मेरे से नहीं हो पाते थे, तो मैं ऑल्टरनेटिव डेज में एक टेस्ट देता था, और रिवीजन पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा। मैं जहाँ पे था उधर टेस्ट की पर मंथली बेसिस पे एक टेस्ट होते थे कि उस मंथ में जो सिलेबस कवर हो चुका है, तो उस मंथ एंड में वो लोग एक टेस्ट लेते थे। और ऐसे तो ये इनको माइनर टेस्ट बोले जाते थे, तो ऐसे पूरी साल भर टेस्ट होती थी। फिर एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद एक मेजर टेस्ट सीरीज होता था, जिसमें कि पूरे सिलेबस को हमारे 6 पार्ट में डिवाइड किए गए थे पहले, तो उन 6 पार्ट्स के टेस्ट पहले हुए थे, और उसके बाद फिर बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अगर बोले तो काफी अच्छा था कि मैं जब आया था। हॉस्पिटल बिल्डिंग इसकी एम्स भोपाल की बहुत बड़ी है, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मतलब ऐसे कि हम जिस कॉलेज को देखते रहते थे यूट्यूब पे या फिर टीवीज पे कि नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, और कभी सोचते थे कि इन इस कॉलेज में मुझे जाना है, तो जब एक्चुअली हमें जाने का मौका मिलता है तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है ये। ओवरऑल बोलूँ तो कि मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। और सीनियर्स के साथ रिलेशन बोले तो इधर बहुत ही अच्छा रिलेशन है कि मैं रात को तो उनके रूम पे जाके गेम्स खेलते हैं, हम लोग फीफा खेलते हैं। फिर बाकी भी मस्तियाँ होती रहती है, तो कॉलेज में तो ये सब होता ही है।
हाँ, मेरे को अगर मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली उनको मेंटर करना चाहूंगा। दैट वुड बी फॉर ए गुड कॉज, तो मैं हमेशा रेडी हूँ उसके लिए। और अगर फाइनेंशियली मतलब बहुत लोग वीक होते हैं तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि अभी ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ आ चुका है, कि मेरे टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन अभी अगर आप कुछ ऑनलाइन सर्च करो तो फटाफट मिल जाता है। तो आपके पास बस इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। तो जो भी वीडियोस है, मेरे हिसाब से यूट्यूब में बहुत ही अच्छे क्वालिटीज के वीडियोस है अभी प्रेजेंटली, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे स्पेसिफिक चैनल्स लाइक फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी करके एक चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे लेवल में फिजिक्स को कवर करा जाता है, उसको मैंने भी पर्सनली फॉलो करा था। फिर केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो और कोचिंग मटेरियल्स के लिए देखें तो आजकल टेलीग्राम पे बहुत बहुत लोग फ्री में बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं, और वो अच्छे कंटेंट्स होते हैं। जैसे ये बायो के क्वेश्चंस है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाते हैं। तो आपको बस इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल फोन चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिसोर्सेज की कमी होगी। तो अभी तो मैसेज यही है कि अभी जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहो, पेपर सॉल्व करते रहो। मैं बोलूंगा कि लेकिन पेपर सॉल्व पे उतना भी ज्यादा फोकस ना करो कि एग्जॉस्ट हो जाए। मतलब अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जितने हो सके उतने पेपर सॉल्व करो। ज्यादा मतलब ज्यादा टारगेट मत रखो, जितना कंप्लीट कर सकते हो उतना ही टारगेट रखो। और रिवीजन जो भी पढ़ा है साल भर में, उन सब चीजों को जितना हो सके उतना अभी रिवाइज कर लो। और अभी अभी के लिए कोई भी थॉट्स मत लाओ अपने दिमाग में कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर मेरी मेरी प्रिपरेशन एनफ है या नहीं, क्योंकि ये सारे थॉट्स काम के नहीं है। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो लेकिन फिर भी ये सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो रिवीजन में और बाकी कामों में, ताकि ये सारे थॉट्स अपने दिमाग में ना आए। और जो भी होना है वो नीट में हो जाएगा, ऐसे सोच के चलो। तो कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है।